हम सुनते आए हैं कि बहुत समय पहले हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों से नए इतिहास का दावा किया जा रहा है। इसके मुताबिक हल्दी घाटी के युद्ध में असल में महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था। राजस्थान के कुछ राजपूत संगठनों ने वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है, जिसमें मांग की कि भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाली राजस्थान की साइट रक्त तलाई से वो तख्तियाँ हटवाई जाए, जिनमें लिखा है कि हल्दी घाटी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। दरअसल रक्त तलाई हल्दी घाटी से 4 किलोमीटर दूर स्थित जगह है, ऐतिहासिक जगह है और यहाँ लगे बोर्ड पर है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप से पीछे हटी थी। लेकिन अब सदियों के बाद कुछ इतिहासकारों और राजपूत संगठनों का दावा है कि इतिहास को दोबारा अच्छे से समझने पर उन्होंने पाया कि ऐसा असल में हुआ नहीं था। कुछ समय पहले राजस्थान के इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने एक शोध पत्र जारी किया था। इसके मुताबिक महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद जमीनों के पट्टे जारी करते रहे और इस हिसाब से हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी, क्योंकि अगर वो हारे होते तो लोगों को पट्टे कैसे जारी करते। क्या ये दावे सच हैं? हल्दी घाटी के युद्ध में असल में क्या हुआ था? महाराणा प्रताप या अकबर कौन भारी पड़ा था? कवि कन्हैयालाल सेठिया ने कविता लिखी है, पातल और पिथल। आइए इसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ है हल्दी घाटी? हल्दी घाटी असल में एक दर्रा है। अरावली पर्वत श्रृंखला से गुजरने वाला दर्रा राजस्थान में उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर। इस दर्रे की मिट्टी हल्दी की तरह पीली, इसलिए प्रचलित नाम हल्दी घाटी पड़ा। महाराणा प्रताप और अकबर की यहीं पर हुई लड़ाई को हल्दी घाटी की लड़ाई कहा जाता है। लेकिन असल में जो मुख्य लड़ाई थी वो यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर रक्त तलाई में हुई थी, इसलिए रक्त तलाई का काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है। आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। चित्तौड़ का कोमलगढ़ किला, यह कटारगढ़ के बादल महल में विक्रम संवत 1597 के ज्येष्ठ महीने की उजली तीज के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। उनकी मां का नाम जयवंता बाई था। पहले बेटे के जन्म के बाद ही उदय सिंह जयवंता बाई से विमुख हो गए। वे अपनी सबसे छोटी रानी धीरबाई और भटियाणी को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, लिहाजा आगे चलकर उन्होंने महाराणा प्रताप के बजाय धीरबाई के बेटे जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हालांकि महाराणा प्रताप के कौशल को देखते हुए अधिकतर सिसोदिया सुल्तान उन्हें गद्दी के योग्य मानते थे। 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह का निधन हो जाता है और उस समय राजवंशों में यह परंपरा थी कि राजा का सबसे बड़ा बेटा सुरक्षा कारणों से अपने पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता था। महाराणा प्रताप भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए, लेकिन उस अंतिम संस्कार से उदय सिंह का एक और पुत्र नदारद था। धीरबाई का बेटा जगमाल सिंह ग्वालियर के राम सिंह और महाराणा प्रताप के नाना अखिराज सोनगरा को पता चला कि जगमाल महल में है और उनके अभिषेक की तैयारी चल रही थी। दोनों राजमहल पहुंचे और जगमाल को गद्दी से हटा दिया और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक करवा दिया। आगे बात करते हैं मुगल और मेवाड़ के बीच संघर्ष की। इधर दिल्ली में अकबर दिन ब दिन शक्तिशाली हो रहा था और मुगलों और मेवाड़ के सिसोदियाओं राजवंशों के बीच यह अदावत 3 पीढ़ी से जारी थी कि राणा सांगा को बाबर के हाथों खाना में हार का सामना करना पड़ा था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को अकबर के हाथों चित्तौड़ हारना पड़ा था और मेवाड़ के सिसोदिया सरदार जानते थे कि भविष्य में भी अकबर के साथ युद्ध को टाला नहीं जा सकता। महाराणा प्रताप के सत्ता संभालने के 4 साल बाद आखिरकार दोनों सेनाएं आमने सामने आई। अकबर दिल्ली से चलकर अजमेर आया। उसने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मान सिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना गोकुंदा की तरफ रवाना की। इस सेना राजसमंद के मोलेला में अपना डेरा डाला। दूसरी तरफ
महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना सोलंग में डेरा डाले हुए थी। संख्या बल के हिसाब से महाराणा की स्थिति कमज़ोर थी। कहा जाता है कि दोनों सेनाओं में 1 और 4 का अनुपात था। माने मेवाड़ के एक सैनिक पर मुगलों के 4 सैनिक, यानी मुगल सेना की योजना थी गोकुंदा के किले पर कब्जे की। महाराणा प्रताप अपने युद्ध परिषद में मुगलों के खिलाफ रणनीति बना रहे थे। मोलेना और लोशिंग के बीच एक घाटी पड़ती थी जिसे आज हल्दी घाटी कहा जाता है। युद्ध की शुरुआती योजना के अनुसार संख्या बल की कमी से निपटने के लिए यह तय किया गया कि मेवाड़ के सैनिक हल्दी घाटी के दायरे में युद्ध लड़ेंगे ताकि संख्या बल के असंतुलन से निपटा जा सके। यह दरा इतना संकरा था कि एक साथ 2 गाड़ी तक नहीं निकल सकती थी। यह राम सिंह तंवर की सुलझी हुई युक्ति थी। आगे बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध के हाल के बारे में। तो महाराणा प्रताप की तरफ से उनके हरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे अफगान मूल के हाकिम खां सुर। वहीं शाही सेना के हरावल दस्ते की कमान थी सैयद हाशिम के पास। मेवाड़ की सेना की बाहीं बोस की कमान ज़ारा बिंदा के पास थी। दाहिनी बाजू की कमान ग्वालियर के राम सिंह तंवर के पास थी। बीच में राणा खुद थे और अपने घोड़े शैतक पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रहे थे। जिस समय मेवाड़ की सेना का कमनौर में शाही सेना से आमना सामना हुआ तो मेवाड़ की सेना पहाड़ी पर थी। युद्ध शास्त्र का स्थापित नियम कहलाता है कि अगर आप दुश्मन से ऊंचाई पर हो तो आपकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। शुरुआती दौर में यह एडवांटेज मेवाड़ की सेना के पास था। मेवाड़ की सेना का हमला इतना ज़बरदस्त था कि शाही सेना के पैर उखड़ गए। महाराणा प्रताप ने इस मौके का फ़ायदा उठाने की सोची। उन्होंने अपनी सेना को पहाड़ से उतरने का आदेश दे दिया ताकि भागती शाही सेना को खदेड़ा जा सके। उनके सहयोगी ग्वालियर के राम सिंह तंवर ने उन्हें समझाया कि वो मैदानी इलाके में शाही सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राम सिंह का आदेश सही साबित हुआ। मैदान इलाके में भिड़त होते ही शाही सेना 20 साबित होने लगी। हाथियों से हाथी टकराए। महाराणा प्रताप की सेना के हाथी कमतर साबित हुए। मान सिंह को मारकर युद्ध में वापसी करने की महाराणा प्रताप की आखिरी कोशिश भी नाकाम रही। हार तय नजर आने लगी थी तो राणा के मुकुट पर राजसी छतरी लगी हुई थी जिससे दुश्मन उन्हें आसानी से पहचान लेते थे। ज़ाला बिंदा ने महाराणा प्रताप से उनकी राजसी छतरी ले ली और उसे अपने सिर पर पहन लिया। इससे मुगल सैनिक महाराणा की बजाय उन्हें निशाना बनाने लगे और महाराणा को जैसे तैसे समझाकर जंग के मैदान से निकाला गया। बिंदा उनकी जान बचाते बचाते हल्दी घाटी में वीरगति को प्राप्त हुए और मैदान छोड़कर जाना पड़ा। उनकी आधी सेना इस जंग में मारी गई कि सबसे बड़ी बात वो चित्तौड़ को स्वतंत्र नहीं करवा पाए। का बचा हुआ इलाका भी उनके हाथ से फिसल गया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। महाराणा प्रताप यहाँ से अरावली की पहाड़ियों में चले गए। इसके बाद वो प्रसंग आते हैं जिसमें कहा गया है कि महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटियां खाई। बात करें हल्दी घाटी का परिणाम के बारे में। हल्दी घाटी में जीत के बाद मुगल सेना ने गोकुंदा के किले पर कब्जा कर लिया। अब तक ये किला महाराणा प्रताप का बेश हुआ करता था, लेकिन उन्हें इस पर कब्जा बनाए रखने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। महाराणा प्रताप ने इस किले की सप्लाई लाइन काट दी जिसकी वजह से वहां मौजूद मुगल सैनिक राशन की कमी से भूखे मरने लगे। यहाँ तक कि अपना पेट भरने के लिए उन्हें अपने घोड़े मारने पड़े। युद्ध से लौट रही मुगल सेना की टुकड़ियों को असुरक्षित पाते ही भील उन पर तीर और गोफन से हमला कर देते। यह मुगल सेना के खिलाफ छापामार युद्ध की शुरुआत थी।
भीलों की सहायता से महाराणा ने मुगल सैनिकों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि राणा के छापामार युद्ध की वजह से मुगल सैनिक मेवाड़ में कैद होकर रह गए। जैसे ही अकबर का ध्यान राजपूताना से हटा, राणा ने अपने खोए हुए इलाकों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। अकबर ने महाराणा को पकड़ने के लिए सैनिक अभियान मेवाड़ भेजे, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। हल्दीघाटी के युद्ध के 6 साल के भीतर ही राणा भामाशाह की मदद से 40,000 घुड़सवारों की नई सेना खड़ी कर दी। 1582 में महाराणा प्रताप और उनके बेटे कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने दिवेर के मुगल थाने पर हमला बोल दिया। इस हमले में मुगलों को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। देखते ही देखते उन्होंने कोमलगढ़, गोकुंद और उदयपुर पर वापस अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। हल्दीघाटी के पास रक्त तलाई में लगा शिलालेख। इस शिलालेख में पहले लिखा था कि राजपूतों को पीछे हटना पड़ा। इसी पर विवाद था और कुछ लोगों ने राजपूत शब्द को खुरश कर हटा दिया और बाद में इसकी जगह मुगल शब्द लिख दिया गया। तो असल में हल्दीघाटी में जीत हुई किसकी, इस पर हमने बात की जाला बिंदा के वंशज और मेवाड़ के इतिहास पर अध्ययन कर रहे अभिजीत सिंह जाला से। उन्होंने कहा, देखिए, हल्दीघाटी में अकबर की जीत की बात इस आधार पर कही जाती है कि राणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से चले गए थे, लेकिन असल में राणा गए नहीं थे, उन्होंने भेजा गया था ताकि राजा सुरक्षित रहे। और अब आने इस मोड़ से आगे चलेंगे तो पाएंगे कि ये युद्ध यहीं खत्म नहीं हुआ था, बल्कि राणा ने इसके बाद असल गुरिल्ला युद्ध शुरू किया और अपने तमाम क्षेत्र वापस हासिल किए। इसके बाद हमने बात की डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने। उन्होंने हल्दीघाटी को लेकर शोध पत्र प्रस्तुत किया। उनके इस शोध में प्रताप को विजय बताया गया है। इसी शोध के आधार पर ऐतिहासिक तथ्यों में बदलाव की मांग उठी है। उन्होंने कहा, हल्दीघाटी के युद्ध में उसकी जीत हुई, ये मैं आपको कुछ प्रमाणों के आधार पर समझता हूँ। जब मुगल सेना ने हल्दीघाटी के लिए कुछ की थी तो अकबर का सशक्त निर्देश था कि उन्हें महाराणा प्रताप चाहिए, जिंदा या मुर्दा। लेकिन मुगल सेना महाराणा प्रताप को न तो जिंदा पकड़ सकी न मुर्दा। अब आप बताएं, जीत किसकी हुई? दूसरा प्रमाण, जब मुगल सेनापति मान सिंह युद्ध के बाद अकबर के दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उनकी थ्योड़ी बंद करने का फरमान जारी कर दिया। थ्योड़ी बंद करना माने अब वो व्यक्ति राज दरबार में नहीं आ सकता। अगर मान सिंह हल्दीघाटी में जीत कर पहुँचे होते तो अकबर उन्हें इनाम देता। फिर इस आधार पर बताए कि जीत किसकी हुई। इसके अलावा वो कहते हैं कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद तक उस पूरे क्षेत्र में महाराणा प्रताप के नाम पर ही जमीन के पट्टे जारी होते रहे और पट्टे उसी के नाम पर जारी होते थे जो शासक हो। इसके बाद हमने संस्कृति मंत्रालय के दफ्तर में भी संपर्क किया। वहाँ से कहा गया कि इस संबंध में पुरातत्व विभाग ही कुछ बता पाएगा। पुरातत्व विभाग को भी मेल किया गया। उनका जवाब जाते ही वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक जो बातें सामने आई है उसके आधार पर युद्ध के पहले पड़ाव में तो मुगल सेना विजयी साबित हुई। लेकिन ये ज़रूरी है कि युद्ध के बाद के कुछ वर्षों में महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ समेत तमाम क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया।